हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आई नो बड़ा लंबा सा टॉपिक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इन वर्ड्स के पहले मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे इन अ नटशेल कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले बिगिन करते हैं जीन एक्सप्रेशन के साथ। ये टर्म क्या सिग्निफाई करता है? जीन यहाँ पर कुछ एक्सप्रेस करने वाला है, तभी तो नाम पड़ा जीन एक्सप्रेशन। बट क्या एक्सप्रेस करेगा बच्चों? जीन के पास ऐसा क्या है? अब आप सभी को पता है जीन जो है वो क्या है? इट इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। ये एक डीएनए का छोटा सा हिस्सा है, और डीएनए आप सभी को पता है ये एक न्यूक्लिक एसिड है। ये एटलीस्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के अंदर, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक्ट करता है एज द जेनेटिक मटीरियल। इसका मतलब इसके पास हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है। इसका मतलब अगर डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो जीन, जो कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसके पास भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड होगी। इजंट इट और नॉट? तो आपको पता है ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है टू टेल अस कि हमारी बॉडी के जो कैरेक्टर्स या फीचर्स होंगे वो कैसे दिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें एक्सप्रेस करवाना है, मतलब जीन के अंदर जो भी कोडेड इन्फॉर्मेशन है ना उसको एक्सप्रेस कराना है। अब आप सभी को पता है हमारी बॉडी के जो भी फीचर्स या ट्रेट्स होते हैं वो बनते हैं बाय दी इंटरैक्शन ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो है वो कैसे बनेंगे, प्रोटीन्स कौन से बनेंगे, किस स्ट्रक्चर को वो बेयर करेंगे, वो डिसाइडेड होता है बाय दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे जीन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब इनडायरेक्टली जीन के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि कोड कर सकती है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, या फिर आप कह सकते हो द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उसको ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं अंडर जीन एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं वो मैकेनिज्म, वो भी एट द लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पे जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे जो भी कोडेड इन्फॉर्मेशन हमारे जीन के अंदर प्रेजेंट होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। और कैसे एक्सप्रेस करती है अपने आप को? एज द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो भाई वो ट्रेट के फॉर्म में अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन जीन के लेवल पे प्रेजेंट थी, उसी प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, जीन एक्सप्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। ऑब्वियसली हमें पता है जो भी हमें ट्रेट बनाना है, फिनोटाइप को एक्सप्रेस करवाना है, वो प्रोटीन के इंटरेक्शन से बनता है। तो प्रोटीन हमको बनाना है, और प्रोटीन कौन सा बनेगा या उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करता है जीन पर। तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर थी जीन के लेवल पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी टू फॉर्म द प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स के पास जब इनके जब इनका फॉर्मेशन हो जाता है, इनका इंटरेक्शन होता है, तो एक्सप्रेशन होता है ऑफ द ट्रेट। क्लियर? तो देखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा। अब आप जो देख पा रहे हो ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वही सेम मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है जो कि आपने सेंट्रल डॉग्मा में स्टडी किया था, विच वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। तो आपको पता है ये जीन है, जीन विच इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए। और इस जीन जो जीन है या फिर डीएनए का सेगमेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन कोडेड है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन टू बी फॉर्म्ड। तो इसका मतलब इस जीन को हम स्ट्रक्चरल जीन बुला सकते हैं ना, या फिर स्ट्रक्चरल जीन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिस्ट्रॉन। तो जीन जो है ये एक बेसिकली जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है सिस्ट्रॉन। ओके, मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ यूनिट ऑफ द डीएनए जो कि कोडेड इंफॉर्मेशन पोजेस करता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्लियर? ओके, तो ये हो गया जीन। जीन या फिर आप कह सकते हो डीएनए का एक सेगमेंट, सिंपली इसको सिस्ट्रॉन भी बुला सकते हैं ना। ये जो जीन है ये कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोट्स के केस में तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होगा, राइट? अब ये जो जीन है या फिर डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर तो आ नहीं सकते हैं। अब आपको पता है प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। तो इसका मतलब जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट थी जीन के अंदर उसको साइटोप्लाज्म तक भेजनी है, तो बीच में एक मैसेंजर मॉलिक्यूल चाहिए होगा विच इज गोइंग टू बी द आरएनए, राइट? तो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हमको एक कॉपी बनाना होगा इन द फॉर्म ऑफ द आरएनए, और उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? तो ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा था कि कैसे एक डीएनए से आरएनए बनते हैं, और स्पेसिफिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को अपने साथ लेकर जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एमआरएनए। बट
आरएनए जो है अगर हम एक जीन से देखें तो इस जनरल टर्म को हम ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं, और जो बाकी टाइप के आरएनएस भी हैं ना वो भी ट्रांसक्रिप्शन से ही बनते हैं। मतलब अगर हम तीनों टाइप के आरएनएस की बात करें, वन इज mRNA, द अदर वन इज tRNA एंड द लास्ट वन इज rRNA। तो ये तीनों टाइप के आरएनए जो हैं वो जीन के अंदर जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन है उससे ही अपॉन ट्रांसक्रिप्शन ही फॉर्म होते हैं। बट जो एक्चुअली में कोडेड इंफॉर्मेशन पोजेस करेगा अबाउट द प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड वो यहाँ पर mRNA होगा। नाउ दिस mRNA, इसमें प्रेजेंट जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन और द प्रोटीन। तो इस तरीके से जो एंटायर फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखा ना आपने टू फॉर्म द प्रोटीन विच अपॉन फॉर्मेशन जब इंटरैक्ट करेंगे इट विल फॉर्म द phenotype of the organism। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज द जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? अब देखो ये जो जीन एक्सप्रेशन है ना, अब इसके बारे में तो हमने देख लिया, अब इसकी रेगुलेशन का क्या मतलब है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेट करने का मतलब टू टेक कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग, यही मतलब होता है ना रेगुलेट करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बात करते हैं जीन रेगुलेशन की तो इसका मतलब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ओवर द फंक्शनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इस जीन एक्सप्रेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी फंक्शनिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्टडी करेंगे अंडर जीन रेगुलेशन। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेसेस को स्टडी करने वाले हैं जो कि कंट्रोल करती हैं द फंक्शनिंग ऑफ दिस एंटायर मैकेनिज्म। क्लियर? और याद रखिएगा जो जीन रेगुलेशन होता है ना वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से अराइज करता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं आइदर मेटाबॉलिक कंडीशंस ऑफ द सेल और द बॉडी। ठीक है, तो मेटाबॉलिक कंडीशन भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती हैं, और इट कुड बी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आल्सो। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक, एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ही चीफली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो आई होप द बेसिक इंट्रोडक्शन टू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज वेरी क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेवरल लेवल्स जिनमें आप रेगुलेट कर सकते हो या फिर कंट्रोल कर सकते हो ओवर द फंक्शनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोट्स में स्पेसिफिकली हम स्टडी करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको प्रोकैरियोट्स में भी कैसे डिफरेंट लेवल्स पे आप रेगुलेट कर सकते हो फंक्शनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन उसको भी स्टडी करेंगे। बट आवर मेन फोकस वुड बी ऑन यूकैरियोट्स बिकॉज हम यहाँ पर ह्यूमंस के केस में या फिर रेफरेंस में अपने पूरे चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज द लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर हम यूकैरियोट्स के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो 4 लेवल्स हैं जिसपे आप रेगुलेट कर सकते हो द फंक्शनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो देखो सबसे पहले तो उन सारे लेवल्स को देख लेते हैं। पहला लेवल है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, दूसरा लेवल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है यूकैरियोट्स में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है ना उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, याद है आप सभी को। तो उस प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के दौरान भी आप यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हो द फंक्शनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के केस में आपको पता है यहाँ पर जो आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स में वो नहीं आकर करते हैं इन द प्रोकैरियोट्स। द रीजन बीइंग प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स नहीं पाए जाते हैं, राइट? यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। क्लियर? साथ ही साथ जो थर्ड लेवल है दैट इज गोइंग टू बी व्हेन जो आरएनए बना था इन दी न्यूक्लियस फ्रॉम द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, एक्सपोर्ट हो रहा होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तब भी आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो द थर्ड लेवल वुड बी द ट्रांसफर ऑफ आरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड द फोर्थ वन इज एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ट्रांसलेशनल लेवल। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल दिखाया जा रहा है, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर क्योंकि एक न्यूक्लियस भी दिखाया जा रहा है, न्यूक्लियस की वेल डिफाइंड बाउंड्री है, इसका मतलब एक यूकैरियोटिक सेल है। अब आपको पता है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एक स्प्लिट जीन है। अब स्प्लिट जीन क्यों बोला है? बिकॉज इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है डेफिनेटली, क्योंकि इसके पास कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और उन एक्सप्रेस्ड कोडिंग सीक्वेंसेस को हम एक्सॉन्स बुलाएंगे। और इन एक्सप्रेस्ड एक्सॉन्स के बीच में ना कुछ आपको नॉन कोडिंग इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस मिलते हैं जिन्हें हम इंट्रॉन्स बुलाते हैं, जो कि नॉन कोडिंग है, राइट? तो बेसिकली आपने देखा एक ऐसा जीन जिसके पास कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है।
इसको हम स्प्लिट जीन बुलाएंगे। बट प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि एक्सॉन्स ही मिलते हैं, बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ इस एक्सॉन और इंट्रॉन का जो एंटायर ये जो स्प्लिट जीन है, जब ये अंडरगो करेगा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म दी आरएनए, तो आप देखोगे आप इस लेवल पे ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो एक्सप्रेशन या फिर जीन एक्सप्रेशन को। तो ये जो पहली लेवल है, एट द लेवल ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन, आप पहला मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनती है आरएनए की, वो फॉर्म होगी। और सिंस यहाँ पर जो एमआरएनए बनेगा ना, उसके पास भी एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही होंगे, बिकॉज एक स्प्लिट जीन अंडरगो किया था ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन थे। तो इसका मतलब जो आरएनए बना वो एक हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है, क्योंकि उसके पास क्या है, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों। तो इसका मतलब ये जो आरएनए बना है दिस इज एचएनआरएनए, और इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बुलाते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इज गोइंग टू बी दैट लेवल जहां पर एक्चुअली फॉर्मेशन होता है द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, एक ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अब आपको पता है यूकैरियोट्स में ये जो एचएनआरएनए बना ये तो मैच्योर आरएनए नहीं है ना, क्योंकि एक मैच्योर आरएनए में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, बट यहाँ तो इंट्रॉन्स भी हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस एचएनआरएनए का फर्दर आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। तो आपको पता है इन कोडिंग सीक्वेंसेस के आपको 5 प्राइम एंड पे कैपिंग नजर आती है होती हुई, राइट? तो 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होगी, 3 प्राइम एंड पे टेलिंग होगी ऑफ द पॉलीएडेनाइलेट, राइट? तो इस तरीके से, और आप देखोगे यहाँ पर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की मदद से, जहाँ पर एसएनआरएनएज और कुछ प्रोटीन्स होते थे ना, उनकी मदद से जितने भी इंट्रॉन्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और जितने भी एक्सॉन्स हैं वो ज्वाइन कर जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बुलाते थे, याद है? सो द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड द जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड स्प्लाइसिंग, वो भी अगर कर जाएगा। तो ये सारे के सारे आते हैं अंडर दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो द प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना था एचएनआरएनए, इसकी आप यहाँ पर प्रोसेसिंग करवाते हो। तो प्रोसेसिंग के बाद फाइनली जब सारे इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, 5 प्राइम एंड पे कैपिंग हो जाती है, 3 प्राइम एंड पे टेलिंग हो जाती है, तो आपको मिलता है एक मैच्योर एमआरएनए। तो ये मैच्योर एमआरएनए जो है वो फाइनली इज रेडी टू अंडरगो द ट्रांसलेशन प्रोसेस। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग करवाई है टू फॉर्म द मैच्योर एमआरएनए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की। ठीक है, तो इस टाइम पर भी आप रेगुलेट कर सकते हो। थर्ड लेवल क्या होगा, अब देखो आपने मैच्योर जो आपका एमआरएनए है वो रेडी कर लिया, बना कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर तो प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं सकता ना, तो इस एमआरएनए को, इस मैच्योर एमआरएनए को हमें एक्सपोर्ट करना होगा, यानी कि इसको हमें बाहर भेजना होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो इसकी एक्सपोर्टेशन किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा इसको। तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड लेवल होगा, इट इज गोइंग टू बी एट द टाइम व्हेन द आरएनए इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, एंड फाइनली जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो एमआरएनए है इसमें प्रेजेंट जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी उसका इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन होगा और फॉर्मेशन होगा प्रोटीन्स का। तो इसका मतलब ये 4 जो लेवल्स थे, 4 लेवल्स 1 2 3 4, 4 लेवल पे ही आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो जीन की एक्सप्रेशन की फिनोमेना को। एंड याद रखिएगा इनमें से ये जो 2 स्टेप्स हैं, प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक आरएनए के मूवमेंट का फिनोमेना है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में आकर करता है। तो ये जो 2 लेवल्स ऑफ आपको जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के देखने को मिले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही हो सकता है। बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में होती है, राइट? बट याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, बट प्रोकैरियोट्स के केस में जो मॉडिफिकेशन होंगे या फिर रेगुलेशन होगा जीन एक्सप्रेशन का, वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगा, ट्रांसलेशनल लेवल पे कम होता है। तो ये जो ट्रांसलेशनल लेवल और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल हैं, ये दोनों लेवल पे जीन रेगुलेशन जो है वो आपको प्रोकैरियोट्स में मिल सकता है, बट प्रीडोमिनेंटली प्रोकैरियोट्स में ये वाला रहेगा।
और ये दोनों के दोनों आपको सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलते हैं, बिकॉज यूकैरियोट्स में ही आपको एक एचएनआरएनए बनेगा जो कि अंडरगो करेगा स्प्लाइसिंग। तो जो प्रोसेसिंग होती है आफ्टर द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हैज बीन फॉर्म्ड वो आपको सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है। साथ ही साथ जब ट्रांसफर होता है आरएनए का फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना, एक सिंगल कंपार्टमेंट में ही वहां पर ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा होता है, ट्रांसलेशन भी हो रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ यूकैरियोट्स में ये 2 स्टेप हो सकते हैं। इन 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स पे भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रेगुलेशन कर सकते हो जीन एक्सप्रेशन का। बट अगर हम बात करें सिर्फ प्रोकैरियोट्स की, तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल लेवल दोनों पे ही रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किया जा सकता है, बट याद रखिएगा प्रीडोमिनेटली ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ओके, तो चलिए अब फाइनली आपने जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है उसके लेवल्स भी देख लिए। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो बच्चों बिगिन करते हैं विद द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। अब देखो बच्चों, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो ये समझ लीजिए प्रपोज किसने किया था। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था 2 साइंटिस्ट ने, वन इज फ्रांसिस जेकब एंड द अदर वन इज जैकस मोनॉट इन द ईयर 1961। तो जेकब एंड मोनॉट ने 1961 में ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था, और एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इनका क्या मतलब था उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो इन 2 साइंटिस्ट का एक स्टेटमेंट था, अकॉर्डिंग टू दीज 2 साइंटिस्ट जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज, दे आर रेगुलेटेड एज अ यूनिट। तो इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे किसी भी सबस्ट्रेट से रिलेटेड कोई भी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही होती है ना, दे ऑल आर रेगुलेटेड एज अ यूनिट। ठीक है, अब इनका ऐसा मानना था जब मेटाबॉलिक पाथवे ही एक यूनिट की तरह रेगुलेट हो रहा है, तो इन मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व जो भी प्रोटीन्स है उनको कोड करने वाला जो जीन है या फिर डीएनए का सेगमेंट है वो भी मिलके रेगुलेट करते होंगे इस एंटायर पाथवे को एज अ यूनिट। इसका मतलब उन्होंने उस डीएनए के सेगमेंट जो कि इन्वॉल्व होता है इन द रेगुलेशन ऑफ सच अ मेटाबॉलिक पाथवे एज अ यूनिट, उसको नाम दिया ओपेरॉन। अभी देखो आई नो कंफ्यूजन होगा, ओपेरॉन क्या है ऐसे समझो। ओपेरॉन, या फिर इसको एक कलर से, प्रॉपर कलर से मैं अगर दिखाऊं, सो ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन एक डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि इस मेटाबॉलिक पाथवे के मैकेनिज्म को एक सिंगल यूनिट की तरह रेगुलेट करता है। क्लियर? तो इसका मतलब ओपेरॉन क्या है? इट इज अ डीएनए सेगमेंट। अब ये जो डीएनए सेगमेंट है वो एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह एक्ट करता है और कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है द फंक्शनिंग ऑफ सच मेटाबॉलिक पाथवेज। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ओपेरॉन, इसीलिए यहां पर ओपेरॉन इज अ टर्म गिवन टू द डीएनए सेगमेंट जो कि इन पाथवेज को रेगुलेट करेगा एज अ यूनिट। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, एक ओपेरॉन के अंदर ना आपको कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं। ओपेरॉन क्या है? डीएनए का ही सेगमेंट है, मतलब एक डीएनए का स्ट्रेच ले लो आप। अब उस डीएनए के स्ट्रेच में हम ना कुछ रीजन्स डिफाइन करेंगे। तो आपको एक ओपेरॉन के अंदर पहली चीज कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स मिलते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स आप जानते हो ना, जब वो एक्सप्रेस करेंगे, जिन्हें हम सिस्टोन भी बुलाते हैं, राइट? तो कुछ ऐसे जीन्स जो कि जब एक्सप्रेस करेंगे तो दे विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन्स अपॉन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन या फिर एक्सप्रेशन आप कह सकते हो, दे विल फॉर्म दोज प्रोटीन्स, दो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि डायरेक्टली इन मेटाबॉलिक पाथवेज में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स इनका पहला कंपोनेंट है। अब आपको पता है स्ट्रक्चरल जीन्स के पहले हमेशा एक प्रमोटर होता है। आपने पढ़ा हुआ है ना, हमने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी, आप सभी को याद होगा ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर। तो आपको पता है कि एक स्ट्रक्चरल जीन के पहले एक प्रमोटर होता है, एंड में एक टर्मिनेटर होता है, राइट? तो यहां पर भी एक प्रमोटर मिलेगा बिफोर द स्ट्रक्चरल जीन। बट इस प्रमोटर जीन के एक छोटे से हिस्से में जो कि लाई करेगा बिटवीन द प्रमोटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन, आपको एक ऐसा जीन देखने को मिलता है जिसे हम बुलाते हैं ऑपरेटर जीन। तो ये ऑपरेटर जीन जो है वो एक्चुअली कंट्रोल करता है द एक्टिविटी ऑफ दिस स्ट्रक्चरल जीन्स, कि भाई ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये उन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब इन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर जीन। क्लियर? और ऑपरेटर जीन कहाँ प्रेजेंट है? प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? तो देखो आपने क्या देखा, स्ट्रक्चरल जीन्स कोड करते हैं उन प्रोटीन्स के लिए जो कि डायरेक्टली मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करेंगे। इतनी बात क्लियर? ऑपरेटर जीन क्या करेगा? ऑपरेटर जीन जस्ट स्ट्रक्चरल जीन
कि बगल में प्रेजेंट है, मतलब आप कह सकते हो प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में प्रेजेंट है, और ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है दी फंक्शनिंग ऑफ दी स्ट्रक्चरल जीन्स, मतलब दी एक्सप्रेशन और दी नॉन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन डिपेंड करेगा वेदर ऑपरेटर फंक्शनल है या नहीं है। ठीक है, ओके। और प्रोमोटर जीन तो आप सभी को पता है, ये वो साइट है जहां पर जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड अगर यहाँ करेगा तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन इसके आगे से ही होना चाहिए था, स्ट्रक्चरल जीन के बिगनिंग से, बट आरएनए पॉलीमरेज आगे तब बढ़ेगा जब ऑपरेटर जीन अनब्लॉक्ड हो। अगर ये ब्लॉक रहेगा तो इसका मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब वो पहुंच ही नहीं पाएगा तो उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर जीन का एक बहुत बड़ा रोल है बच्चों इन दी ट्रांसक्रिप्शन एंड दी ट्रांसलेशन, या फिर आप कह सकते हो दी एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। एंड याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑपरेटर जीन को ही टुगेदर हम ऑपेरॉन बुलाते हैं, मतलब ये दो कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑपरेटर जीन, इन दोनों को ही टुगेदर हम ऑपेरॉन बुलाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन को कौन कंट्रोल किया, ऑपरेटर जीन। फाइन, अब ऑपरेटर जीन को भी यहाँ कंट्रोल करने वाला उसका भी बिग बॉस बैठा है। कौन है वो बिग बॉस? दैट इज द रेगुलेटर जीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेगुलेटर जीन जो है वो फाइनली कंट्रोल करने वाला है द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन। तो देखा आपने, अब सीक्वेंस समझो, स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन होना है, बट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा ऑपरेटर जीन पे। ऑपरेटर जीन जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेशन करने देगा या नहीं करने देगा वो डिपेंड होता है ऑन दी रेगुलेटर जीन। तो यहाँ पर देखो, तीनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब तीनों ही जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है दैट मीन्स दे आर ऑल आर एक्टिंग एज अ रेगुलेटरी यूनिट, वो एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे कम अंडर दी ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। फाइन, ओके। और ये जो आपके ऑपेरॉन है बच्चों, ऑपेरॉन इंड्यूसिबल टाइप के भी हो सकते हैं और रिप्रेसिबल टाइप के भी हो सकते हैं। ओके, अभी क्या मतलब है इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल टाइप का, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, बट यहां पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आई होप ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट का ही हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, विच इज लैक ऑपेरॉन, जो कि आपको एस्क्रीशिया कोलाई में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अवर लैक ऑपेरॉन। तो बच्चों आइए बिगिन करते हैं विद द लैक ऑपेरॉन। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड लैक है अभी इसे समझ लो, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, और ऑपेरॉन का मतलब तो मैंने अभी तक आपको बता ही दिया था, एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो कि एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह एक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही यहाँ पर एक डीएनए के सेगमेंट जो कि रेगुलेटरी यूनिट की तरह एक्ट करने वाला है उसको हम स्टडी करेंगे। अब देखो, ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया था, यस, जेकब एंड मोनॉट की उस स्टेटमेंट से जिसमें उन्होंने कहा था जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो हमेशा एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह हमेशा अपने आप को रेगुलेट करती हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखने वाले हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म कैसे अपने अंदर अपने आप जो है वो रेगुलेट होता है एज अ यूनिट, उसको हम लैक ऑपेरॉन में स्टडी करते हैं बच्चों। और ये जो लैक ऑपेरॉन हम स्टडी करेंगे दैट वुड बी इन केस ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ई कोलाई। ठीक है, तो ये जो लैक ऑपेरॉन है इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इन द ई कोलाई। अब देखो, ई कोलाई सेल्स आपके सामने यहाँ दिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो ई कोलाई सेल है, सपोज इसको हम इस कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, तो दिस इज अवर कल्चर मीडियम। अब इस कल्चर मीडियम में मान लेते हैं कि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों आप सभी को पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म का जो मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर सोर्स ऑफ कार्बन है, दैट इज ऑलवेज ग्लूकोज। हमारे लिए भी है ना, ग्लूकोज हमारा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ई कोलाई के लिए भी ऐसा ही है। बट मान लेते हैं जिस कल्चर मीडियम में इस ई कोलाई को डेवलप किया उसमें ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, ग्लूकोज इज एब्सेंट, बट लैक्टोज अवेलेबल है। लैक्टोज जो कि आप सभी जानते हो एक मिल्क शुगर होती है, राइट। अब एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। याद था कि नहीं था? देखो, एक डाइसैकेराइड है मतलब इसके दो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, दो मोनोमेरिक या फिर आप कह सकते हो दो मोनोसैकेराइड्स की जॉइनिंग से मिलकर बनता है। तो अगर मैं एक लैक्टोज को तोड़ूंगा तो उसकी दो शुगर यूनिट्स ब्रेक होनी चाहिए। कैसे? लैक्टोज जैसा कि मैंने आपको बताया ये दो शुगर यूनिट्स, दो मोनोमेरिक यूनिट्स से मिलकर बनता है। वन इज ग्लूकोज एंड द अदर वन इज
गैलेक्टोज। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलके ये लैक्टोज बनता है। अब मान लो जिस कल्चर मीडियम में ई कोलाई ग्रो कर रहा था उसका प्रेफर्ड सोर्स ऑफ कार्बन तो अवेलेबल नहीं है, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट फॉर्म में या डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट इनडायरेक्टली लैक्टोज के फॉर्म में ग्लूकोज अवेलेबल है। तो ये ई कोलाई चाहे तो क्या कर सकता है, इस लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज को फ्री करने के बाद यूटिलाइज कर सकता है कि नहीं? ओके। और उसके लिए इस ई कोलाई को अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट लैक्टोज को सबसे पहले तो अपने अंदर अब्जॉर्ब करना होगा और उसके लिए उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाना होगा। मतलब ई कोलाई सेल को परमिएबल होना पड़ेगा टू टेक इन द लैक्टोज फ्रॉम द कल्चर मीडियम। और इस पर्टिकुलर फिनोमिना के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक एंजाइम की, विच इज द परमिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? परमिएज। नाम बता रहा है क्या करने वाला है, परमिएबिलिटी बढ़ाने वाला है ऑफ द ई कोलाई सेल्स टू टेक इन मोर एंड मोर लैक्टोज फ्रॉम दिस कल्चर मीडियम। ठीक है, एक बार लैक्टोज जो है वो ई कोलाई सेल्स के अंदर परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से आ भी गया। अब नाउ दिस लैक्टोज नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन, और ब्रेक डाउन करने के लिए यू विल डेफिनेटली नीड एन एंजाइम जो कि लैक्टोज में प्रेजेंट जो बॉन्ड है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना, उसको ब्रेक कर सके। और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज, उसको ब्रेक करना है। तो जो एंजाइम लगेगा टू ब्रेक लैक्टोज टू फॉर्म ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दैट इज गोइंग टू बी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? और ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगा। फर्दर आपको पता है आगे की रिएक्शन कैसे होती हैं। और साथ ही साथ एक और एंजाइम आपको यहां पर रिक्वायर्ड होगा, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? ये ट्रांस एसिटाइल, देखो नाम बता रहा है, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर करना, एसिटाइल ग्रुप को। तो आपने पढ़ा है रेस्पिरेटरी पाथवे में एक एसिटाइल को एंजाइम ए नाम का सबस्ट्रेट बनता है। एसिटाइल को एंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को ये ट्रांसफर करता है टू विच पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट इज गोइंग टू बी द लैक्टोज। तो लैक्टोज में ट्रांसफर करवा देगा, दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज। तो लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है ई कोलाई के अंदर, दैट रिक्वायर्स दीज 3 एंजाइम्स। और इन तीनों एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन है, बिकॉज ये 3 एंजाइम्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, इन द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ लैक्टोज, है ना, इन द ई कोलाई। इसका मतलब इनको कोड करने वाले क्या होंगे, द जीन्स। और इन जीन्स को, क्योंकि वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले हैं अब ऑफ दोज प्रोटीन जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे इन द मेटाबॉलिज्म। अब सिंस ये जीन्स या फिर सिंस ये एंजाइम्स हैं, आप सभी को पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एक्सेप्ट फॉर राइबोएंजाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर ऑल प्रोटीन्स। तो इनको सिंथेसाइज करने वाले जो जीन्स होंगे, दे आर गोइंग टू बी द स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इन स्पेसिफिक एंजाइम्स को कोड करेंगे। ओके, तो इनका एक्सप्रेशन, इन जीन्स का जो एक्सप्रेशन होगा, दैट विल गिव राइज टू दीज एंजाइम्स। तो यहाँ पर इस लैक्टोज जो ऑपरॉन है या फिर लैक ऑपरॉन है, इसमें आप देखोगे इट इज गोइंग टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ दोज एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अनलाइक एनी ऑपरॉन आपको यहाँ पर वो सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि एक कंपोनेंट ऑपरॉन का कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही था, जो 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं जो कि डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको कोड करने वाले कुछ आपको स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेंगे। तो ये आपके सामने जो जीन्स दिखाए जा रहे हैं ना, दैट इज लैक वी, लैक वाई एंड लैक ए जीन। तो इनके नाम भी लिख लें, इनके आगे आप लैक लगा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लैक वी, दिस इज लैक वाई एंड दिस इज लैक ए जीन। तो ये जो 3 जीन है ये यहाँ पर कोड करने वाले हैं फॉर दीज 3 एंजाइम्स। लैक वी विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो वाई वाला है दैट इज गोइंग टू कोड फॉर परमिएज, एंड लैक ए विल कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, और आप सभी को पता है ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, सो दीज आर व्हाट, स्ट्रक्चरल जीन्स। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनको एक एक को हम क्या बुलाते हैं, हर एक स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, सिस्ट्रॉन। याद है आप सभी को? तो इसका मतलब ये जो सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इट इज हैविंग मोर देन 1 सिस्ट्रॉन।
दिख रहा है ना, एक से ज़्यादा सिस्टोन प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चरल जीन लैक जी, दैट मीन्स दिस इज वन सिस्टोन, दिस इज लैक वाई, दिस इज अनदर स्ट्रक्चरल जीन विच इज अनदर सिस्टोन, ये भी तीसरा सिस्टोन है आपके सामने। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सिस्टोन देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इनके ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनने वाला जो mRNA होगा वो पॉलीसिस्टोनिक होगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो जीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, दे आर लाइंग वन आफ्टर द अनदर, सभी के सभी एक साथ एडजेसेंट प्रेजेंट हैं। इसका मतलब दे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर। तो तीनों के तीनों इतने पास हैं कि जब इनका एक्सप्रेशन होगा ना, आरएनए पॉलीमरेज जब इनको ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएगा ना, तो सारे जीन्स के जो भी सीक्वेंसेस होंगे दे आर गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू अ सिंगल स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए। वो एक सिंगल एमआरएनए के स्ट्रेच में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सच एन एमआरएनए जिसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम 3 डिफरेंट सिस्ट्रॉन्स, उसे हम बुलाते हैं पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए आपके। अब मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करने वाला, इनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला जो जीन है दैट इज ऑपरेटर जीन। तो ये ऑपरेटर जीन है जो कि स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, दिस इज प्रमोटर फॉर दीज जीन्स। ठीक है, तो इन जीन्स का प्रमोटर ये है जहां पर जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करने के लिए आपको एक रेगुलेटर जीन भी रिक्वायर्ड होता है। इस केस में ये आई जीन है, एंड आई जीन ओवर हियर, देखो रेगुलेटर जीन जो होता है ना, वो एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है, और रेगुलेटर प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को या तो एक्टिवेट कर देता है या फिर रिप्रेस कर देता है। राइट, तो ये रिप्रेसर की तरह भी एक्ट कर सकता है, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से ये एक्टिवेटर की तरह भी एक्ट कर सकता है। बट इस लैक ऑपरॉन के केस में ना, ये रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा, इसलिए ये यहाँ पर क्या करने वाला है, इनके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये एक इनहिबिटर जीन की तरह एक्ट करता है, इसलिए आई ओवर हियर बेसिकली मीन्स इनहिबिटर जीन। तो यहाँ पर ये आई जीन है, और ये जो आई जीन है, आई ओवर हियर स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, और ये एक रेगुलेटर जीन की तरह एक्ट करेगा, और ये ऑपरेटर की तरह। ठीक है, प्रमोटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सो आई होप आपको द बेसिक इंट्रोडक्शन टू लैक ऑपरॉन समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं द वेरियस कॉम्पोनेंट, जो जितने भी कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको दिखा रखे हैं ना, इनको हम यहाँ पर अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैक ऑपरॉन, जिसमें सबसे पहले हम बिगिन करेंगे विद द स्ट्रक्चरल जीन्स। तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन्स हैं जो कि कोड करते हैं उन प्रोटीन्स या एंजाइम्स के लिए जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन दी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। याद है आप सभी को, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में आपको कितने एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते थे? 3 एंजाइम्स। कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। तो इन 3 एंजाइम्स को कोड करने के लिए यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स भी प्रेजेंट होंगे। दे आर गोइंग टू बी द लैक जी, लैक वाई एंड लैक ए जीन। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, तो देखो यहाँ पर जो लैक ऑपरॉन आपको ई कोलाई में देखने को मिलेगा, उसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो कि इतनी क्लोजली लोकेटेड होते हैं दैट दे आर लिंक्ड विद वन अनदर। तीनों के तीनों जो जीन्स होंगे ना, लैक वी, वाई एंड ए, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट जस्ट एडजेसेंट टू वन अनदर। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों लिंक्ड होंगे द स्ट्रक्चरल जीन्स। और स्ट्रक्चरल जीन्स को हम सिस्टोन भी बुलाते हैं बिकॉज इनके पास कोडेड इंफॉर्मेशन होती है अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन टू बी फॉर्म्ड। तो देखो, जब एक ऐसे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स अंडरगो करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो जो एमआरएनए बनता है ना, उसे हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बुलाते हैं। कैसे? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके सामने यहाँ पर एक लैक ऑपरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जहां पर ये आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, वी, वाई एंड ए। क्लियर? जब ये अंडरगो करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो जब आरएनए पॉलीमरेज इन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा, तो इन 3 जीन्स के, या फिर आप कह सकते हो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स के, या फिर 3 सिस्ट्रॉन्स के जो एमआरएनए है ना, वो अलग अलग नहीं बनेंगे, दे आर गोइंग टू बी ओनली वन। तो इसका मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज इन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है, इट फॉर्म्स अ सिंगल स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए जिसके पास इन तीनों ही स्ट्रक्चरल जीन्स या सिस्ट्रॉन्स की क्या प्रेजेंट है? कोडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। मतलब क्या हुआ? ऐसा जो एमआरएनए बना, उसके पास मोर देन 1 सिस्ट्रॉन से इंफॉर्मेशन या ज़्यादा कोडेड इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इस टाइप के एमआरएनए को पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बुलाते हैं।
तो ऐसा जो mRNA बना जिसके पास एक से ज़्यादा सिस्टोन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, वी कॉल इट पॉलीसिस्टोनिक mRNA। नाउ ये जो पॉलीसिस्टोनिक mRNA है, इसका जब ट्रांसलेशन होता है तो 3 डिफरेंट आपके जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स है वो फॉर्म होंगे, बिकॉज यू नो जो एंजाइम्स होते हैं दे आर मोस्टली प्रोटीनेशियस एक्सेप्ट फॉर राइबोसाइम्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर LAC-Z की जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसका अगर ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम दी mRNA तो फॉर्मेशन होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम का, जो कि लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। देन उसके बाद LAC-Y नाम का ये जो पर्टिकुलर जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो फाइनली यू विल सी परमिएज नाम का एंजाइम फॉर्म होता है, जो कि परमिएबिलिटी बढ़ा देता है ऑफ दी ई कोलाई फॉर दी लैक्टोज। एंड देन वी हैव इज LAC-A जीन का आपको जब ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा तो फॉर्मेशन होता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का, जो कि ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम A इनटू दी लैक्टोज शुगर। सो आई होप द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दी लैक ऑपेरॉन जो कि है दी स्ट्रक्चरल जीन्स आपको समझ आए होंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट कंपोनेंट। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव दी सेकंड कंपोनेंट ऑफ लैक ऑपेरॉन, दैट इज दी ऑपरेटर जीन और दी O जीन। अब देखो ये जो O जीन है इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये O जीन लोकेटेड कहाँ है, तो अगर आप इस लैक ऑपेरॉन को देख पा रहे हो ना तो आपको ये O जीन देखने को मिल रहा है। अब इसकी लोकेशन देखो, ये आपको एडजेसेंट नजर आ रहा है टू दी स्ट्रक्चरल जीन्स, है ना। और अगर और स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये जो सिस्टोन यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन Z है, इसके ये जस्ट एडजेसेंट लाई कर रहा है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, इनका एक कॉमन प्रमोटर है ये वाला। इस प्रमोटर और इन स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में देखो ये लाई कर रहा है। सो इट लाइज इन बिटवीन दी प्रमोटर एंड दी स्ट्रक्चरल जीन्स फॉर दी लैक ऑपेरॉन, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली लाई कर रहा है एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। अब देखो ये जो ऑपरेटर जीन है ना, ये इन तीनों ही स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो ये तीनों के तीनों जो इनफैक्ट स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, इनके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है एक सिंगल ऑपरेटर जीन। सो इट डायरेक्टली कंट्रोल्स देयर ट्रांसक्रिप्शन। बट हाउ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो ऑपरेटर जीन है ना बच्चों, ये एक्ट करता है एज अ स्विच, ये एक स्विच की तरह एक्ट करता है। अगर ये ऑपरेटर जीन स्विच ऑन होगा तभी ये आगे के जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ना ये ट्रांसक्राइब हो पाएंगे, ओके, इनटू mRNA। अदरवाइज अगर ये स्विच ऑफ होगा तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं बाय दी RNA पॉलीमरेज। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, ऑपरेटर जीन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिन्हें हम बुलाते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि ऑपरेटर पे जाके बाइंड करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या कहते हैं इनको हम? रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करता है ना, ये एक्टिवेट भी कर सकता है ऑपरेटर को, यानी कि उसको स्विच ऑन भी कर सकता है या फिर उसको रिप्रेस भी कर सकता है। तो आप कह सकते हो ये उसको स्विच ऑफ भी कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रेगुलेटरी प्रोटीन या उसकी एक्टिविटी जैसी है, इट कुड बी एन एक्टिवेटर ऑल्सो, या फिर वो एक रिप्रेसर भी हो सकता है। अगर एक्टिवेटर होगा तो ये आपके ऑपरेटर को स्विच ऑन कर देगा, और अगर ये एक रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा तो ये आपके ऑपरेटर को स्विच ऑफ कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्ट करता है। बट अगर मैं आपको बात करूं एग्जांपल के तौर पे, हम यहाँ पर लैक ऑपेरॉन ले रहे हैं, तो लैक ऑपेरॉन में जिस टाइप का रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ ऑपरेटर से बाइंड करता है वो फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है, एक्टिवेटर नहीं है, बल्कि वो एक रिप्रेसर है, जो कि जब जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो वो ऑपरेटर को स्विच ऑफ कर देगा। ठीक है, तो वो उसको स्विच ऑफ कर देता है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब ही नहीं हो सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, जब तक कि ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर से रिमूव ना हो, और इसको रिमूव करने के लिए एक केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड इंड्यूसर। और उस इंड्यूसर की तरह एक्ट करने वाला जो केमिकल है दैट इज नथिंग एल्स बट द लैक्टोज शुगर इटसेल्फ, जिसका कि हम ऑपेरॉन ही स्टडी कर रहे हैं, लैक ऑपेरॉन। लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज। तो लैक्टोज ही यहाँ पर इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा, और जब वो एक्ट करेगा ना तो वो इस ऑपरेटर साइड से इस रिप्रेसर को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो देखो इट कैन बी, देखो आपका जो ऑपरेटर जीन था जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट कैन बी स्विच्ड ऑफ बाय अ रिप्रेसर व्हेन वी टॉक अबाउट द लैक ऑपेरॉन, एंड उसको स्विच ऑन करवाने के लिए आपको एक केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट केमिकल इज गोइंग टू बी कॉल्ड इंड्यूसर। और वो इंड्यूसर की तरह एक्ट करने वाला केमिकल जो है दैट इज नथिंग एल्स बट दी
लैक्टोज शुगर। सो आई होप आपको ऑपरेटर जीन के बारे में भी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई वो समझ आई होंगी। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज द प्रमोटर जीन और द पी जीन। अब ये जो जीन है ना बच्चों, पी जीन, आप सभी को पता है ये स्ट्रक्चरल जीन का ही एक पोर्शन है जहां पर जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। क्लियर? तो इट सर्व्स एज द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए या फिर इसका कोई ट्रांसलेशन के बाद कोई प्रोटीन नहीं बनता है। सो बेसिकली ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, राइट? इसके पास कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं जिसको कि पहचानने के बाद आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर बाइंड कर जाता है इसी प्रमोटर रीजन पे। तो इट एक्ट्स एज द साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सो इतनी इंफॉर्मेशन enough for promoter. Then we have is the last component of the lac operon, which is the regulator or the I gene. तो रेगुलेटर जीन डेफिनेटली अपॉन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाता होगा। ये वही रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि ऑपरेटर के साथ इंटरैक्ट करते थे और उसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते थे। याद है आप सभी को? तो देखो रेगुलेटर जीन जो है बच्चों, इसको यहाँ पर नाम दिया है एज आई जीन इन केस ऑफ लैक ऑपरॉन। अब देखो रेगुलेटर जो जीन है जो वो रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है वो या तो ऑपरॉन को या ऑपरेटर जीन को स्विच ऑन कर सकता है या स्विच ऑफ भी कर सकता है। अगर वो स्विच ऑन करता है तो वो एक्टिवेटर होता है या फिर आप कह सकते हो एक्टिवेटिंग जीन की तरह एक्ट करेगा, और अगर वो इसको स्विच ऑफ कर देता है ऑपरेटर जीन को तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक इनहिबिटर या फिर इनहिबिटिंग जीन की तरह एक्ट करेगा। सिंस यहाँ पर रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज रेगुलेटरी प्रोटीन वो इनहिबिटिंग इफेक्ट डालता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर आई जीन बुलाते हैं। सो आई जीन ओवर हियर स्टैंड्स फॉर द इनहिबिटिंग जीन। क्लियर? अब ये जो जीन है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ये जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दैट मीन्स इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ कंटिन्यूअसली, मतलब इसके एक्सप्रेशन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता, ये हमेशा स्विच ऑन रहेगा। तो ऐसे जीन जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली ओवर एंड ओवर अगेन, ऐसे जीन्स को हम बुलाते हैं द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। वाइल जिनको स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया जा सकता था दी स्ट्रक्चरल जीन्स बाय इंटरैक्टिंग विद द ऑपरेटर, उनको हम बुलाते थे दी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो ये है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो कि हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सो आपको याद रखना है जो रेगुलेटर जीन है या फिर आई जीन है या फिर जिसे हम इनहिबिटिंग जीन बुलाते हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है कॉन्स्टिट्यूटिवली। ठीक है? ओके। तो सिंस ये एक इनहिबिटिंग इफेक्ट डालेगा तो इसका जो रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा उसको हम नाम देंगे द रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि ये रिप्रेस कर देगा ओके द एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है? तो देखो यहां पर क्या होने वाला है, इट प्रोड्यूसेस अ रिप्रेसर प्रोटीन जो कि बाइंड करता है टू द ऑपरेटर रीजन एंड उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये जो आई जीन दिख रहा है ना, द इनहिबिटिंग जीन, ये बनाता है एक रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, द रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन लैक ऑपरॉन के केस में क्या करने वाला है, इस ऑपरेटर पे जाके बाइंड करके इसको ऐसे ब्लॉक कर देगा। तो आपको पता ही है ऑपरेटर से पहले प्रमोटर प्रेजेंट था जहां पर इन स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करने वाला आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता था। तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता, राइट? तो यहां ये क्या है, लेट्स सपोज ये मेरा आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज को इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करना है टू फॉर्म दी एंजाइम्स जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, बट सिंस यहां पर ये रास्ता ही ब्लॉक है तो आरएनए पॉलीमरेज इनको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। सो आई होप द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द लैक ऑपरॉन जो मैंने आपको समझाए एक एक करके वो आपको समझ आए होंगे। अब हम देखने वाले हैं कि इन एक्चुअलिटी ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जब वो एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तो लैक ऑपरॉन वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट वुड बी अवर टॉपिक दैट इज वर्किंग ऑफ लैक ऑपरॉन। तो बच्चों टेकिंग अप द वर्किंग ऑफ द लैक ऑपरॉन, सबसे पहले हम यहाँ पर पहली कंडीशन लेते हैं दैट इज व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम। तो मतलब मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं है। जब लैक्टोज ही नहीं है तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और एंजाइम्स को कोड करने वाले जीन्स को एक्सप्रेस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंजाइम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बात आपको याद रखनी है।
जब एंजाइम्स रिक्वायर्ड ही नहीं है तो इन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। मतलब ऑपरेटर को आपको यहाँ पर स्विच ऑफ कंडीशन में रखना है, और ऑपरेटर को स्विच ऑफ कौन करता था? द रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि कौन बनाता था? द रेगुलेटरी जीन, राइट? जो रेगुलेटरी जीन यहाँ पर इनहिबिटिंग जीन था, आई जीन। तो देखो आपको पता ही है आई जीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दैट मीन्स आई जीन, इनहिबिटिंग जीन जो है वो अपॉन ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म करेगा एमआरएनए, जो कि इनहिबिटरी एमआरएनए होगा, और ये इनहिबिटरी एमआरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करेगा तो वो एक प्रोटीन बनाएगा जो कि इनहिबिटिंग प्रोटीन होगा, जिसे हम क्या बुलाते हैं? द रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके आपको पता है ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है, बिकॉज इसकी एफिनिटी होती है टू बाइंड विद द ऑपरेटर। जब ऑपरेटर बाउंड रहेगा, ऑपरेटर ब्लॉक्ड रहेगा, तो इस प्रमोटर पे प्रेजेंट आरएनए पॉलीमरेज इन जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। जब इनको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा तो आप कह सकते हो दीज जीन्स आर अंडर स्विच ऑफ कंडीशन। तो आप कह सकते हो जो आपका लैक ऑपरेरॉन है ना, इट इज स्विच्ड ऑफ, और इसीलिए कोई भी आपको एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली हमको चाहिए भी नहीं था, एंजाइम्स रिक्वायर्ड ही नहीं थे, बिकॉज मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं है टू बी ब्रोकन डाउन, राइट? सो इस तरीके से ये पहली कंडीशन आपको देखने को मिली। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन जहां पर लैक्टोज लेट्स सपोज मीडियम में अवेलेबल हो। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट कंडीशन जहां पर आपको मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल नजर आएगा। सो व्हेन लैक्टोज इन द मीडियम इज अवेलेबल, तो ऑब्वियसली लैक्टोज को मेटाबोलाइज करवाने के लिए आपको एंजाइम्स, जो कि 3 एंजाइम्स है ना, वो रिक्वायर्ड है। तो यहां पर एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। अब एंजाइम्स रिक्वायर्ड है तो भाई इन एंजाइम्स को बनाने वाले जो जीन्स से, जो स्ट्रक्चरल जीन्स से जी, वाई एंड ए, इन सभी को आपको एक्सप्रेस करवाना होगा ना, तभी तो अपॉन एक्सप्रेशन ये 3 एंजाइम्स आपको बनते हुए नजर आएंगे टू मेटाबोलाइज द लैक्टोज, जो कि मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए आपको इन स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए इनको ट्रांसक्राइब करवाना ही होगा ना, तो उसके लिए आपको ऑपरेटर जो है वो अनब्लॉक्ड चाहिए होगा। दिस मीन्स ऑपरेटर शुड बी स्विच्ड ऑन। क्लियर? उसके लिए कैसे भाई एक्टिविटी होने वाली है? तो देखो यहां पर जो लैक्टोज है ना मीडियम में, ये इटसेल्फ एक्ट करेगा एज इंड्यूसर। सो इट विल एक्ट एज इंड्यूसर। ठीक है, अब देखो ये जो इंड्यूसर है जब ये अवेलेबल है ऑलरेडी इन द मीडियम, अब आपको एक चीज तो मैंने बता ही दी थी कि यहाँ पर ये जो इनहिबिटरी या फिर रेगुलेटरी जीन है ये कंटिन्यूसली एक एमआरएनए बना रहा होता है, जैसे इनहिबिटरी एमआरएनए या फिर रेगुलेटरी एमआरएनए बुलाते हैं। और ये जो इनहिबिटरी एमआरएनए है ये कंटिन्यूसली एक प्रोटीन जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन बना ही रहा होता है। अब ये जो रिप्रेसर है ये कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है, जो कि जाके हमेशा ऑपरेटर को ब्लॉक करके रखता है, उसको स्विच ऑफ स्टेट में रखता है। क्लियर? इसीलिए आपको इस ऑपरेरॉन को अगर एक्टिवेट करवाना है, इंड्यूस करवाना है, तो आपको एक इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये एक एग्जांपल है ऑफ एन इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपरेरॉन। लैक ऑपरेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन है, क्योंकि वो नॉर्मली हमेशा स्विच ऑफ स्टेट में रहता है, उसको स्विच ऑन करवाना पड़ता है, उसकी स्विचिंग ऑन को इंड्यूस करवाना पड़ता है, इसलिए वो एग्जाम्पल है ऑफ इंड्यूसिबल टाइप ऑफ एन ऑपरेरॉन। सो लैक ऑपरेरॉन इज इंड्यूसिबल टाइप। ठीक है, तो यहां पर इंड्यूसर इज रिक्वायर्ड। अब ये इंड्यूसर क्या करेगा? देखो नॉर्मली ये रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करके उसको ब्लॉक करता था, बट जैसे ही मीडियम में इंड्यूसर अवेलेबल है, यानी कि लैक्टोज शुगर अवेलेबल है, इंड्यूसर क्या करेगी? इस जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ इंटरेक्शन करेगी। एक्चुअली जो रिप्रेसर है ना, उसकी जो एफिनिटी है वो ऑपरेटर के साथ भी है और इंड्यूसर के साथ भी है, बट जो इंड्यूसर के साथ एफिनिटी है दैट इज मच मच हायर। तो क्या होगा? जैसे ही रिप्रेसर को इंड्यूसर मिलेगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर साइड को छोड़ के इस इंड्यूसर से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिप्रेसर इंड्यूसर से बाइंड करेगा और एक कॉन्फर्मेशनल चेंज अंडरगो करेगा। अब कॉन्फर्मेशनल चेंज मतलब होता है उसके स्ट्रक्चर में, उसके 3D स्ट्रक्चर में एक चेंज आता है और फॉर्मेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स का, जिसे हम बुलाते हैं इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स बनाना बच्चों, इस इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स की कोई भी एफिनिटी नहीं होती है टू बाइंड विद द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर पे अब कुछ भी बाइंड नहीं कर रहा है, ऑपरेटर इज फ्री नाउ। अगर ऑपरेटर फ्री है तो हम कह सकते हैं ऑपरेरॉन जो है वो स्विच ऑन स्टेट में चला गया। कौन से स्टेट में चला गया? स्विच्ड ऑन स्टेट में।
ठीक है, क्यों स्विच ऑन स्टेट में? बिकॉज प्रोमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करा हुआ है, नॉर्मली जो यहां पर आपको एक आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा ना, वो अब आसानी से इस डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जाके इन सारे जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा टू फॉर्म दी एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, जो कि फर्दर अपॉन ट्रांसलेशन फॉर्म करेगा इन 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर दी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। सो इसका मतलब यहाँ पर द लैक ऑपरॉन हैज been transformed into the switched on state, जिसकी वजह से these enzymes could be regulated, right? तो देखो ये आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से ये एक inducible type of operon system है, ठीक है, और इस टाइप के रेगुलेशन को हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं बच्चों। क्लियर? क्यों रेगुलेशन नेगेटिव है? बिकॉज ये जो प्रोटीन यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन बन रहा है ना, उसका नेगेटिव इफेक्ट है ऑन दी लैक ऑपरॉन, उसको इंड्यूस करना पड़ता है हमको बार बार, ठीक है। तो नेगेटिव इफेक्ट को हटाने के लिए एक इंड्यूसर लगाना पड़ता है एवरी टाइम, इसलिए ये नेगेटिव रेगुलेशन है और एग्जाम्पल है ये इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपरॉन का। तो आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑपरॉन एंड इट्स वर्किंग इज वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, विच इज द जीनोम सीक्वेंसिंग। तो क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग? देखो नाम ही बता रहा है सीक्वेंस करने वाले हैं, यानी कि हम किसी चीज़ का सीक्वेंस यहाँ पर डिटर्मिन करने वाले हैं, पता लगाने वाले हैं। और किसका सीक्वेंस होगा वो? डेफिनेटली आपके जीनोम में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जीनोम आप सभी जानते हो ना, एक हेप्लॉइड सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर आप कह सकते हो एक हेप्लॉइड सेल के अंदर जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनमें न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में अरेंज्ड है। उन सारे के सारे क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम यहाँ पर पता लगाने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट? ओके, देन ये ऑलरेडी कैरी आउट कर दिया जा चुका है बच्चों फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट भी दे रखी है। वन इज सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। अब ये जो सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस है ना बच्चों, ये एक नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग नीमाटोड है, एक ऐसा निमैटी हेलमिंथ जो कि फ्री लिविंग है और ये डिजीज भी कॉज नहीं करता है, नॉन पैथोजेनिक है। क्लियर? ओके, देन वी हैव इज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला आप सभी जानते हो जिसे हम फ्रूट फ्लाई बुलाते हैं। अगेन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसका भी एंटायर जीनोम सीक्वेंस कर लिया जा चुका है। देन वी हैव इज राइस। तो प्लांट्स के केस में राइस की बात की जाए, और यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनदर प्लांट का, दैट इज अराबिडोप्सिस। सो अराबिडोप्सिस थैलियाना नाम का ये जो प्लांट है, इसका भी आपको कंप्लीट जीनोम का सीक्वेंस कर लिया जा चुका है। एंड देन वी हैव डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स का तो किया ही जा चुका होगा, एंड सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट का भी यहाँ पर जीनोम सीक्वेंस किया जा चुका है, राइट? तो हम यहाँ पर डेफिनेटली अब क्या करने वाले हैं, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं अबाउट दी जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ दी ह्यूमंस। तो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि ह्यूमंस के केस में जो उनका जीनोम है उसकी सीक्वेंस से एसोसिएटेड है, एंड द प्रोजेक्ट वुड बी कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम शॉर्टली अब्रीविएट भी करते हैं एज HGP। अब बच्चों ये एक हाईली एम्बिशियस इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था, बट बहुत ही एम्बिशन से बनाया गया एक ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1990। और इस प्रोजेक्ट का एम था टू सीक्वेंस ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स जो कि प्रेजेंट हैं इन द ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है ना, उसको ये एम कर रहा था टू सीक्वेंस इट प्रॉपरली, ठीक है। अब ना यहाँ ये जो ह्यूमन जीनोम हम स्टडी करने वाले हैं, इसमें हमें पता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर डिटर्मिन करेंगे, राइट? तो देखो यहाँ पर हम इनफैक्ट ह्यूमन जीनोम में 22 डिफरेंट जो ऑटोजोम्स थे उनका सीक्वेंस डिटर्मिन करने वाले थे, साथ ही साथ जो 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते, दैट इज X एंड Y। तो ये डिफरेंट जितने भी क्रोमोसोम्स थे इन टोटल अगर मैं बोलूं तो देयर वर दीज 24 डिफरेंट क्रोमोसोम्स जिन पे जीन्स और जीन्स के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को डिटर्मिन किया जाना था अंडर दिस प्रोजेक्ट। क्लियर? ओके, अब ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों, इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। द रीजन इसको मेगा प्रोजेक्ट किया गया कहा गया, दैट वाज बिकॉज ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। कौन कौन से वो 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से इसको एक मेगा प्रोजेक्ट का ऑनर दिया गया? देखो सबसे पहले तो ये इतना ह्यूज प्रोजेक्ट था दैट इट हैड टू डील विद द ह्यूमन जीनोम। और आपको पता है एक ह्यूमन जीनोम के अंदर हेप्लॉइड सेल में अगर आप ह्यूमन जीनोम देखते हो, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम देखते हो, तो उसमें आपको लगभग
3 बिलियन बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज 3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ऑल्दो हमने पहले इसको 3.3 बोला था, ऑब्वियसली हम यहाँ पर इसको रफली एस्टिमेट कर रहे हैं टू बी 3 बिलियन। ठीक है, अब सोचो जिस टाइम पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाना था ना 1990 में, उस टाइम पर एक बेस पेयर के सीक्वेंस को डिटर्मिन करने के लिए $3 स्पेंड किए जाने थे बच्चों, इमेजिन। तो सोचो अगर एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग के लिए स्पेंड करना होते $3, तो सोचो यहाँ पर 3 बिलियन बेस पेयर्स के लिए कितना स्पेंड करना पड़ता उस टाइम पर। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वुड हैव बीन यस $9 बिलियन। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। दैट इज व्हाई इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। क्लियर। देन सेकेंडली यहाँ पर जैसा कि आपको बताया है ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट जो भी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जितने भी जीन्स हैं, उनके सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमिन किया जाना था। सो इट डिटरमिन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डिफरेंट जीन्स एंड द क्रोमोसोम्स। फाइन। एंड जो थर्ड रीजन था जिसकी वजह से एक मेगा प्रोजेक्ट था ये, देखिए इट डेल्ट विथ द स्टोरेज ऑफ एनॉर्मसली लार्ज डेटा। तो भाई ह्यूमन जीनोम की डेटा को स्टोर करना था हमको, हम ये डेटा सीक्वेंसिंग कर तो रहे थे 3 बिलियन बेस पेयर्स की, बट उस डेटा को हमें स्टोर भी तो करना था एफिशिएंटली ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, राइट। तो देखो इतनी जो लार्ज डेटा थी 3 बिलियन बेस पेयर्स, इसको अगर हम टाइप्ड फॉर्म में मैनुअली बुक्स के फॉर्म में अगर प्रिंट करवाते ना बच्चों, तो आपको पता है कितनी बुक्स लगती, 3300 बुक्स लगती, जिनमें हर बुक में अगर लेट सपोज 1000 पेजेस होते और हर पेज पे आपके पास लेट सपोज 1000 लेटर्स होते, तो इस तरीके से आपको 3300 जो बुक्स है ना वो लगती, और 3300 बुक्स रीड करना वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। इसीलिए यहाँ पर इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक और इम्पॉर्टेंस दी जाती है, दैट इज इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसे हम बुलाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो जो हम ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको देखने को मिल रही है ना, ये एक कंप्यूटर असिस्टेड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ओके, तो कंप्यूटर की मदद से इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, और ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ये डील करती है विद द क्रिएशन, स्टोरेज एंड द मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ओके। सो आई थिंक इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर है आप सभी को। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, सो ये प्रोजेक्ट के लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था on date October 1st 1990 में, as I have told you beforehand. So 1st October को इसको लॉन्च कर दिया गया था। ये एक 13 years की ड्यूरेशन वाला प्रोजेक्ट था जिसको 13 ईयर में कंप्लीट करना था। इनफैक्ट 2003 में इस प्रोजेक्ट को यानी कि जस्ट आफ्टर 13 ईयर इसको ऑफिशियली एंड भी कर दिया गया, बट एक ऐसा क्रोमोसोम था विच इज क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ द ह्यूमन जीनोम, जो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होने की वजह से जिसकी सीक्वेंसिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में फाइनल जो क्रोमोसोम था दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1, उसको फाइनली ही सीक्वेंस किया गया था इन May 2006। ठीक है, तो ऑफिशियली बाकी जितने भी अदर क्रोमोसोम्स हैं उनको सीक्वेंस कर लिया जा चुका था अंटिल 2003। ओके, सो दिस वाज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट जो कि कोऑर्डिनेट किया गया था बाय 2 डिपार्टमेंट्स। कौन कौन से? वन इज द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ओके, जिसके लोगोज आपके सामने यहाँ पर है। सो द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द अदर वन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ विच इज अब्रीविएटेड एज NIH। सो इसको इनिशियली कोऑर्डिनेट किया गया था बाय दीज 2 डिपार्टमेंट्स, एंड स्टार्टिंग में इन द इनिशियल ईयर्स आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रस्ट जिसका नाम था द वेलकम ट्रस्ट, जो कि एक लंदन बेस्ड UK बेस्ड आपको एक ट्रस्ट देखने को मिलती है, जो कि इसका एक मेजर पार्टनर बना था इन दी अर्लियर ईयर्स। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। तो ये आपके सामने वेलकम ट्रस्ट का लोगो भी है, फाइन। एंड एडिशनल जो सपोर्ट आया था टू बिगिन विद दिस प्रोजेक्ट केम फ्रॉम कंट्रीज लाइक जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी एंड मैनी अदर कंट्रीज। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसमें इतने सारे आप कह सकते हो जो भी डिपार्टमेंट से, कंट्री से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, thus it was considered to be a mega project. Okay, so I hope the basic introduction to Human Genome Project is very clear. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि कुछ ऐसे गोल्स जो कि ये प्रोजेक्ट एम कर रहा था टू अचीव बाय द एंड ऑफ 13 ईयर्स, राइट। तो देखो सबसे पहला जो इनका एम था was to identify all the genes which are present in the human genome, या फिर ह्यूमन DNA में जितने भी जीन्स हैं उन सभी को आइडेंटिफाई किया जाना था। अब जितने जीन्स अभी हमें पता है दे आर अप्रॉक्सीमेटली
20,000 to 25,000 नंबर। तो ये नंबर थोड़ा वेरी कर सकता है, 20 to 30,000 आप ले सकते हो, बट जो एनसीईआरटी में रेंज दे रखी है दैट इज फ्रॉम 20,000 to 25,000। सो ये अप्रॉक्स जितने नंबर ऑफ जीन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, इन सभी को आइडेंटिफाई करना था इन द ह्यूमन डीएनए बाय दिस प्रोजेक्ट। सेकेंडली, ना केवल ये बट ऑल्सो टू डिटर्मिन द सीक्वेंस ऑफ ऑल द 3 बिलियन बेस पेयर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है ह्यूमन जीनोम को। आप सभी को पता है ह्यूमन जीनोम में आपको एक हेप्लॉइड सेट में 3 बिलियन बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं, रफली 3.3 भी आप कह सकते हो, बट 3 बिलियन विल बी टेकिंग इट एज द रफ नंबर। सो 3 बिलियन बेस पेयर्स जो हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ह्यूमन को या ह्यूमन के डीएनए को, उन सभी का आपको करेक्ट सीक्वेंस डिटर्मिन करना था, राइट? ओके, देन उसके बाद ये सीक्वेंस को डिटर्मिन करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को डेटा बेसिस के फॉर्म में स्टोर भी करना था। तो नेक्स्ट फंक्शन और द गोल वाज टू स्टोर दिस डेटा, एंड स्टोरेज करने के बाद इसको एनालाइज भी करना था। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स भी डेवलप किए जाने थे जिनका इस्तेमाल करके इस डेटा को एनालाइज किया जा सके। फाइन, एंड देन एनालिसिस के बाद जो भी इन्फरेंसेस निकाले जाते फ्रॉम दिस डेटा, उन सभी को ट्रांसफर किया जाना था टू डिफरेंट सेक्टर्स लाइक डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। सो इसका मतलब यहाँ पर नेक्स्ट वुड हैव बीन द ट्रांसफर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर्स, जैसे कि इंडस्ट्रीज में। एंड फाइनली जो फाइनल गोल था इस प्रोजेक्ट का, दैट वॉज टू एड्रेस सर्टेन इश्यूज जो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से अराइज कर सकते थे। और उन इश्यूज को हम शॉर्टली अब्रिविएट करते हैं एज एलसी, दैट इज ई ओवर हियर स्टैंड्स फॉर एथिकल, एल स्टैंड्स फॉर लीगल, एस स्टैंड्स फॉर सोशल एंड आई फॉर इश्यूज। ठीक है, सो एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज जो भी इस प्रोजेक्ट से अराइज कर रहे थे, उन सभी को एड्रेस भी करना था, एंड इट वाज वन ऑफ द गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो आई होप द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको समझ आए होंगे। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सर्टेन मेथोडोलॉजीज जिनका इस्तेमाल किया था साइंटिस्ट ने टू अचीव द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करने के लिए साइंटिस्ट का बिलीव था कि देयर कुड बी 2 मेजर अप्रोचेस। तो उनके अकॉर्डिंग 2 अप्रोचेस फॉलो की जा सकती थी, ठीक है, टू सीक्वेंस ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम। तो आप सभी को पता है ह्यूमन के जीनोम की बात की जा रही है, ह्यूमन के डीएनए की बात की जा रही है, और ह्यूमन डीएनए इज अ यूकैरियोटिक डीएनए, राइट? ह्यूमन यूकैरियोट्स है ना। तो लेट सपोज आपके सामने यहाँ पर एक यूकैरियोटिक डीएनए दिखाया जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड, राइट? इसका मान लेते हैं ये है 5 प्राइम एंड, तो इसकी ऑपोजिट स्टैंड पे इसका 3 प्राइम एंड होगा, और यहाँ पर इस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है, तो इसका ये 5 प्राइम एंड होगा। क्लियर? अब आप सभी को पता है एक यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें प्रेजेंट जीन्स आर स्प्लिट जीन्स, राइट? तो ये क्या दिखाया जा रहा है, एक स्प्लिट जीन। द रीजन बीइंग क्योंकि इसके पास कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि एक्सप्रेस होते हैं उनको एक्सॉन्स बुलाते हैं, वो भी प्रेजेंट है, और नॉन कोडिंग इंट्रॉन सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट है, राइट? बट आप सभी को पता है जब सारी आप कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है जिसके पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स अगेन यानी कि कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसकी स्प्लाइसिंग होती है और इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है, ताकि फाइनली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आपको एक मैच्योर एमआरएनए मिल सके। और वो जो मैच्योर एमआरएनए बनेगा, अगर सपोज मैं इसको ऐसे दिखा दूं कि ये एक मैच्योर एमआरएनए है जिसका ये 5 प्राइम एंड है, और 5 प्राइम एंड पे लेट सपोज मैंने यहाँ पर बना दी है उसकी कैपिंग, ओके, यहाँ पर कैप है, और यहाँ पर लेट सपोज मैंने बना दी है उसकी ये पॉली एडेनाइलेट टेल एट 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे कैपिंग हो गई, 3 प्राइम एंड पे आपको टेलिंग दिख रही है, और यहाँ पर जितने भी सीक्वेंसेस आपको प्रेजेंट नजर आएंगे आफ्टर द स्प्लाइसिंग हैज बीन अकर्ड ऑफ द primary transcript of the hnRNA, that would be only of exons। तो यहाँ पर सिर्फ exons ही प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एंटायर जीन में से सिर्फ एक्सॉन सीक्वेंसेस ही आगे जाके प्रोटीन कोडिंग में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज वही जाके क्या बनाएंगे, दे विल ओनली फॉर्म दी मैच्योर एमआरएनए, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर रैदर देन पूरे के पूरे जो जीनोम में प्रेजेंट सारे जीन्स हैं, बोथ कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स, उन सभी को सीक्वेंस करें, या फिर बेटर वुड बी टू सीक्वेंस ओनली द कोडिंग रीजन्स, ठीक है? तो पहला जो टेक्निक था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का, तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं जीन्स के हिस्सों को सीक्वेंस करने वाले थे जो कि एक्चुअली में एमआरएनए का पार्ट बनते हैं,
राइट तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स में हम क्या करने वाले थे, वी विल बी आइडेंटिफाइंग ऑल दोज जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग रीजन से ऑफ द जीन एक्सॉन्स, उनका ही हम यहाँ पर सीक्वेंस डिटरमिन करने वाले थे, बिकॉज एक्चुअली में ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट जो भी सीक्वेंसेस हैं उनका फिनोटाइप पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो तो एक्सॉन्स ही डिटरमिन करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिर्फ एक्सॉन्स के सीक्वेंस को डिटरमिन कर लें, बिकॉज इंट्रॉन्स तो वैसे भी किसी काम के नहीं है, वो तो कोड भी नहीं करते हैं, राइट तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर अगर सिर्फ एक्सॉन्स के सीक्वेंस को डिटरमिन कर लें तो इसका मतलब हम यहाँ पर ईजिली ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट डिफरेंट फंक्शनल जीन्स के फंक्शंस को भी पता लगा सकते हैं। सो दिस वाज द टेक्निक जो कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स की थी। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस मतलब जो कि एक्सप्रेस करते हैं देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अ फिनोटाइप, तो वो हमेशा एक्सॉन्स ही होंगे, राइट। सो आई होप ये वाला जो टेक्निक था या फिर ये जो अप्रोच था वो आपको समझ आया होगा। दूसरा जो अप्रोच था बच्चों वो ब्लाइंड अप्रोच था। ब्लाइंड अप्रोच में आने वाला जो आपको सेकेंड अप्रोच दिख रहा है इसका नाम था सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब यहाँ पर हम इंटायर डीएनए, भले ही एक्सॉन्स ही क्यों ना हो या इंट्रॉन्स ही क्यों ना हो, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस सभी को सीक्वेंस करने वाले थे। मतलब ये एक ब्लाइंड अप्रोच ही थी, फाइन। तो इसका मतलब क्या होने वाला था, ये एक ब्लाइंड अप्रोच थी जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस सभी को सीक्वेंस किया जाना था। रिमेंबर, तो कोडिंग से तो एक्चुअली में मतलब था भी हमको, बट नॉन कोडिंग से कोई मतलब नहीं था, बट स्टिल इनको भी यहाँ पर सीक्वेंस किया जाना था, ठीक है। एंड देन फाइनली सारे के सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को डिटरमिन करने के बाद उनको फंक्शंस असाइन किए जाते। सो फंक्शंस वर असाइंड लेटर इन दिस टेक्निक, क्लियर। बट यहाँ तो आपको पता ही है, यहाँ तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स में जो एक्सप्रेस होने वाले सीक्वेंसेस हैं दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कोड फॉर एमआरएनए, और एमआरएनए जो है फर्दर ट्रांसलेशन के अपॉन बनाएगा प्रोटीन जो कि फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। तो फंक्शंस तो हमको वैसे ही यहाँ पर पता चल जाते हैं, बट यहाँ पर सिंस नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स भी आपको सीक्वेंस में डिटर्मिन करने थे, तो हमको यहाँ पर एक्चुअली में फाइंड करना पड़ता है पहले कौन सा कोडिंग सीक्वेंस है, कौन सा वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द फिनोटाइप, और उसके बेसिस पे हम उसको फंक्शन असाइन करते। So this was the part of sequence annotation. So I hope the various two methodologies जो कि इस्तेमाल की गई थी to carry out the goals or to achieve the goals of the Human Genome Project were clear to all of you. अब हम बढ़ते हैं आगे कि इस प्रोसीजर्स पे। तो बच्चों जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं इन बोथ दी अप्रोचेस जो कि मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व करती हैं ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो कॉमन है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ कॉमन स्टेप्स फॉलो करने हैं एज प्रोसीजर, ताकि आप ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनको हमें फॉलो करना है इन द सेम सीक्वेंशियल मैनर, ताकि आप ह्यूमन जीनोम को एक्सट्रैक्ट करके सीक्वेंस कर सके और उनको स्टडी कर सके। सबसे पहले भाई अगर हमें ह्यूमन जीनोम को स्टडी करना है तो डेफिनेटली हमें ह्यूमन जीनोम यानी कि उसके जो डीएनए है एक सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर से उसका टोटल डीएनए कंटेंट बाहर एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना है, आइसोलेट कर लेना है, और आइसोलेट करने के बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना है। मतलब उसको हमें फ्रैगमेंट कर देना है, उसको ब्रेक कर देना है इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, राइट। तो देखो सबसे पहला स्टेप यही है बच्चों, दैट इज द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड इज फ्रैगमेंटेड, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, अब ये जो फ्रैगमेंट्स हमने यहाँ पर ब्रेक कर लिए फ्रॉम द डीएनए, उन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हमें सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के लिए आपको एक टेक्निक देखने को मिलती है, दैट इज अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो टेक्निक है बच्चों, इसके बारे में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली प्रोसेस में डिटेल में समझेंगे, इवन बायोटेक्नोलॉजी में जो चैप्टर आएगा उसमें भी ध्यान से पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना समझिए, ये जितनी भी डीएनए के सेगमेंट्स ब्रेक हुए थे, इनको उनके साइज या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम एक टेक्निक जिसका नाम है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका इस्तेमाल करके सेपरेट कर लेते हैं। सो फ्रैगमेंट्स अपने साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर, ओके। देन उसके बाद इन सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स को हम मल्टीपल उनकी कॉपीज बनाते हैं, तो उनकी हम बेसिकली करते हैं क्लोनिंग, ठीक है, ताकि हमारे पास जो भी फ्रैगमेंट्स डीएनए के मिले हैं हमको, ये ज़्यादा कॉपीज में अवेलेबल हों, सच दैट अगर एक फ्रैगमेंट हमसे लूज भी हो जाए तो हमारे पास उसकी दूसरी कॉपी अवेलेबल हो टू स्टडी द जीनोम। तो देखिए यहाँ पर सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स आर क्लोन्ड। क्लोन का मतलब होता है टू मेक मल्टीपल कॉपीज। अब क्लोनिंग की जाती है सर्टेन होस्ट एंड वेक्टर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स उन व्हीकल की तरह इस्तेमाल करेंगे जो कि इन फ्रैगमेंट्स को लेकर जाएंगे इनसाइड द होस्ट सेल। तो होस्ट हमेशा कोई ऑर्गेनिज्म होने वाला है, और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए गए थे एज सूटेबल होस्ट वर टू, आइदर अ बैक्टीरिया या फिर एक कॉमन यूनिसेल्युलर जो फंगस है दैट इज
ईस्ट। इन दो ही सूटेबल होस्ट का इस्तेमाल किया गया था टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच डीएनए फ्रैगमेंट। एंड जो सूटेबल वेक्टर जो कि व्हीकल की तरह एक्ट करते हैं टू कैरी दीज फ्रैगमेंट्स इनसाइड दीज टू ऑर्गेनिजम्स वर द वेक्टर्स, और वो कौन कौन से हो सकते थे? दे कुड बी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, टू कैरी द जीन और द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू द बैक्टीरिया, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा इट कुड बी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो सूटेबल वेक्टर्स की मदद से इन फ्रैगमेंट्स को पहुंचाया गया इनसाइड द सूटेबल होस्ट, और उसके बाद हर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना ली गई। तो हर डीएनए का जो कंटेंट था वो यहाँ पर अमाउंट में इंक्रीज कर गया, एम्पलीफाई कर गया। सो ईच डीएनए फ्रैगमेंट वाज एम्पलीफाइड, ठीक है। ओके, सो आई होप ये 4 स्टेप्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई? आइए देखते हैं द नेक्स्ट स्टेप जो कि फॉलो करना है हमको। तो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी, अब ये जो फ्रैगमेंट्स थे जो कि हमने यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज बना ली थी जिनको हमने एम्पलीफाई कर लिया था इन अमाउंट, उनको हम सेपरेट करते हैं यूजिंग अ मशीन विच इज कॉल्ड ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। तो ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो कि वर्क करती हैं ऑन द प्रिंसिपल जो ऑफ अ मेथड जो कि डेवलप किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। सो इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया था जिसके प्रिंसिपल पे ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन्स होती हैं ये वर्क करती हैं। इनफैक्ट इफ आई टेल यू, इन्हीं फ्रेडरिक सेंगर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, ये वही साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है टू डेवलप अ मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा मेथड भी डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, जिससे हम पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन कर सकते थे। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द क्रेडिट जो कि इनको मिलता है, ठीक है। ओके, अब नाउ ये जो फ्रैगमेंट्स हमने सेपरेट किए थे यूजिंग दीज डीएनए सीक्वेंसर्स, उनको अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स। तो डेफिनेटली हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कट किया था, तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स में कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स भी होते हैं। तो ओवरलैपिंग रीजन्स को ओवरलैपिंग रीजन्स के बेसिस पे उनको अगेन अलाइन किया जाता है, अरेंज किया जाता है। एंड देन इन सीक्वेंसेस को अलाइन हम नॉर्मली कर नहीं सकते। अगर हम इतने सारे सीक्वेंसेस को खुद से बैठ के अलाइन करने लगे उनके ओवरलैपिंग रीजन्स के बेसिस पे, तो समझ लीजिए आपको कितनी लाइव्स लग जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना था। तो यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल आता है, दैट इज द कंप्यूटर असिस्टेड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सो यहाँ पर सीक्वेंसेस को अलाइन किया गया यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स। ओके, एंड देन फाइनली जब उनका प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया तो नाउ इन सीक्वेंसेस को हमने एनोटेट किया, उनको स्पेशल फंक्शंस असाइन किए और साथ ही साथ उनको लोकेशंस असाइन की कि ये सीक्वेंस किन क्रोमोसोम पर अवेलेबल थे। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट जो जीन्स थे उनमें प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थे उनको यहाँ पर डिटरमिन किया गया अंडर द मेथडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आई होप द मेथडोलॉजीज आर वेरी क्लियर। तो बच्चों आइए बिगिन करते हैं विद द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करते समय ह्यूमन जीनोम के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चली, आइए अब हम उसको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला जो फीचर हमें पता चलता है अबाउट द ह्यूमन जीनोम इज इट्स साइज। ह्यूमन जीनोम में आपको इन टोटल देखने को मिलते हैं 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। तो इसका मतलब अगर हम इसको बिलियन में कन्वर्ट करें, सोचो, तो हम आप सभी को पता है आपको क्या करना होगा। ऑब्वियसली इस डेसिमल पॉइंट को आपको 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। तो दिस नंबर टर्न्स आउट टू बी 3.1647 बिलियन बेस पेयर्स, ठीक है। और हमने अप्रोक्सीमेटली जब इसको नंबर को लेते हैं तो हम रफली या तो कहते हैं 3 बिलियन बेस पेयर्स, जिसको कि हम इवन 3.3 बिलियन बेस पेयर्स भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट टू बी एग्जैक्ट ये एक्चुअल नंबर है, ठीक है, विच वॉज एक्चुअली कैलकुलेटेड while the human genome project was being undertaken. So ये number of base pairs आपको human genome में मिलते हैं। अब human genome में आपको total जो genes मिलते हैं उनका average size कितना होता होगा। तो जो average size है of a gene जो कि आपको human genome में मिलता है उसका size लगभग 3000 base pairs है। मतलब जितने भी genes आपको मिलते हैं उन जीन्स में से जो एवरेज जीन है उनका साइज हमेशा उनमें हमेशा आपको 3000 बेस पेयर मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है, यह हमेशा रखिएगा ये एक एवरेज नंबर है।
बहुत से ऐसे जीन्स हैं जिनका नंबर इससे भी कम हो सकता है, बहुत से ऐसे जीन हैं जिनका नंबर इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ द लार्जेस्ट जीन ऑफ द ह्यूमन जीनोम विच इज़ द डिस्ट्रॉफिन जीन। अब ये जो डिस्ट्रॉफिन जीन है बच्चों, इसका नंबर इज़ वेरी लार्ज। ये बेयर करता है 1.4 मिलियन बेसिस। तो इसमें आपको 1.4 मिलियन बेसिस मिलते हैं और एवरेज जीन का साइज सिर्फ 3000 बेसिस तक का था या 3000 बेस पेयर्स तक का था। यहाँ पर आपको 1.4 मिलियन बेस पेयर्स मिल सकते हैं इन दिस जीन विच इज द लार्जेस्ट जीन। और ये जो डिस्ट्रॉफिन जीन है ये लोकेटेड है ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। तो ये आपका ना एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम में भी आपको यहाँ पर दो आर्म देखने को मिल रहे हैं, द शॉर्टर आर्म एंड द लार्जर आर्म। ये जो शॉर्टर आर्म है ना बच्चों, इस शॉर्टर आर्म को हम क्या बुलाते थे, याद कीजिए। एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के शॉर्टर आर्म को हम बुलाते थे द पी आर्म। तो ये जो पी आर्म है, पी स्टैंड फॉर पेटाइट, पेटाइट का मतलब ही होता है शॉर्ट। तो पी आर्म पे आपको ये जो बड़ा सा जीन देखने को मिल रहा है ना, दिस इज द डिस्ट्रॉफिन जीन विच इज द लार्जेस्ट जीन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। क्लियर? आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन जानते हैं अबाउट द ह्यूमन जीनोम। तो देखो यहाँ देखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम में, मतलब टोटल जितने भी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट जीन्स हैं उनमें से कितने ऐसे जीन्स हैं जो कि कोड करते हैं फॉर द प्रोटीन। सो टोटल जो फंक्शनल जीन्स हैं बच्चों, दे आर 30,000। ऑल्दो अर्लियर प्रिज्यूम किया जाता था कि ये नंबर बहुत हाई होता होगा। ऐसा माना जाता था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल जीन लगभग 80,000 टू 140,000 तक होते होंगे, जिसको कि अगर हम इंडियन सिस्टम में लें तो इट वुड हैव बीन 1,40,000। तो ये नंबर ना 80,000 टू 140,000 माना जाता था पहले, बट जब हमें इंफॉर्मेशन पता चली under this human genome project, we got to know the number is way less than the number which was thought and it was only 30,000। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। अब देखो जितने भी जीन्स अभी तक डिस्कवर हो चुके थे बच्चों, उनमें से 50% जीन्स के फंक्शन पता ही नहीं चले। तो इसका मतलब फंक्शंस ऑफ मोर देन 50% जीन्स डिस्कवर्ड सो फार इज अननोन। तो अभी तक भी जितने भी जीन्स हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं ना, उनमें से 50% जीन्स से ज़्यादा के फंक्शंस नहीं पता है। क्लियर? एंड जीनोम के लेस देन 2% ही प्रोटीन को कोड करता है, मतलब लेस देन 2% जीनोम ही के जो सीक्वेंसेस हैं वो प्रोटीन कोड करते हैं। आप सभी को पता है प्रोटीन कोड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में कन्वर्ट की जाती है, कॉपी की जाती है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, एंड देन उसको प्रोटीन्स के फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाता है। सो इस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ट्रेट के एक्सप्रेशन को कॉज करती है। सो यहाँ पर ऐसा करने वाले जितने भी आपको जीन्स मिलेंगे ना, दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली लेस देन 2% ऑफ द जीनोम इन केस ऑफ द ह्यूमंस। देन जो नेक्स्ट हमारा फीचर होगा दैट इज द रिपीटेड सीक्वेंसेस। अब देखो बच्चों ये क्या होते हैं, देखिए डीएनए जितना भी ह्यूमन जीनोम है ना, उसमें आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कुछ देखने को मिलेगा जो बल्क बना रहा है एक ह्यूमन डीएनए का या फिर ह्यूमन जीन का या जीनोम का, दैट इज द रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो ह्यूमन में जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। अब रिपीटेड सीक्वेंस नाम बता रहा है कि ये कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस हैं, छोटे से डीएनए सीक्वेंस जो कि बार बार रिपीट करते हैं, और रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, फ्रॉम 100 टू 1000 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं ये डीएनए सीक्वेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिखा रखे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो कलर्ड सीक्वेंसेस हैं दैट इज GATA, ये GATA देखिए कितनी बार रिपीट कर रहा है, यही 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस जो हैं वो आपको ह्यूमन जीनोम में बल्क पोर्शन, लार्ज पोर्शन फॉर्म करते हुए नजर आते हैं। क्लियर? एंड रिमेंबर दीज रिपीटेड सीक्वेंस और द रेपिटेटिव सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, बट इनका सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली ये हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट दी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर
उनके डायनामिक्स यानी कि क्रोमोसोम की जो मूवमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड डिविजन्स, एंड साथ ही साथ ये हमें एवोल्यूशन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, ऑल्दो इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट ये क्रोमोसोम से रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड एवोल्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए रिपीटेटिव और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे फॉर्म द मेजर पोर्शन। क्लियर? एंड अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द लास्ट टू इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम और इसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम 1 हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। इसमें आपको 2968 नंबर ऑफ जीन्स मिलते हैं। दैट इज़ वाई आई हैव टोल्ड यू, ऑल्दो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट होना था बाय 2003, बिकॉज 1990 में स्टार्ट हुआ था ना, 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, 2003 में ख़त्म भी हो जाना चाहिए था और हो भी गया था। बट क्रोमोसोम 1 में प्रेजेंट सारे जीन सीक्वेंस नहीं हो पाए थे। फाइनल सीक्वेंसिंग मई 2006 में ही जाके कंप्लीट हो पाई। सो रिमेंबर, इसकी जो सीक्वेंस आप कह सकते हो जो क्रोमोसोम नंबर 1 था ना, इट वॉज द लास्ट टू बी सीक्वेंस्ड और ये कब हुआ था? इन मई 2006, यानी कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के 3 साल बाद तक इसका सीक्वेंसिंग चल रहा था। क्लियर? सो इमेजिन दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1 जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स है कितना? 2968। एंड जो आपका Y क्रोमोसोम है, ओके, इस Y क्रोमोसोम पे सबसे लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं एंड ये होते हैं ओनली 231। सो Y क्रोमोसोम पे सिर्फ 231 जीन्स प्रेजेंट है, वाइल क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स हैं। एंड अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, एज मैनी एज 1.4 मिलियन सिंगल बेस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन द ह्यूमन DNA। मतलब इनको कि हम शॉर्टली सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बुलाते हैं, दैट इज SNPs, जिसको शॉर्टली हम SNPs बुलाते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन SNPs कहते हैं। अब ये क्या होते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म? नाम ही बता रहा है। देखो यहाँ पर डिफरेंस आपको कितना मिलेगा? ओनली इन सिंगल बेस। तो देखो, अगर ये DNA का सीक्वेंस जा रहा है ना, तो अब देखो DNA के सीक्वेंस में सब कुछ सेम चल रहा है एक्सेप्ट कुछ ऐसे सीक्वेंसेस को। तो देखो यहाँ पर पहले वाले DNA में आपको सिर्फ A दिख रहा है इस पोजीशन पे, इस जगह पर G दिख रहा है और इसी पोजीशन पे यहाँ पर T दिख रहा है। तो डिफरेंस सिर्फ इस एक सिंगल बेस की जगह पर है, बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड देखो यहाँ पर सब में सेम है आगे के। तो ऐसे आपको लगभग 1.4 मिलियन साइट्स देखने को मिलेंगी इन द ह्यूमन जीनोम, जहाँ पर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन में डिफरेंस है, ओके, वाइल द रेस्ट इज सेम। तो एज मेनी एज 1.4 मिलियन सिंगल बेस डिफरेंसेस, जिन्हें हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बुलाते हैं, SNPs बुलाते हैं इन शॉर्ट, वो आपको देखने को मिलते हैं ह्यूमन जीनोम में। सो दीज वर ऑल अबाउट द salient features of the human genome which was determined under the Human Genome Project. I hope these are clear. तो बच्चों, now we'll be wrapping up our topic of Human Genome Project by understanding its applications. तो देखो यहाँ पर applications of Human Genome Project को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इस प्रोजेक्ट का, दैट इज ये हमें हेल्प करता है, इनफैक्ट हेल्प करता है डिफरेंट साइंटिस्ट को टू स्टडी all the genes जो कि ह्यूमन जीनोम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टुगेदर एट अ टाइम। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड और स्टडी ऑल द जीन्स ऑफ द जीनोम, ओके, टुगेदर। देन उसके बाद जो सेकेंड इसका रोल है, दैट इज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो भाई एक सेलुलर सिस्टम के अंदर, एक ह्यूमन सेल के अंदर कैसे डिफरेंट जीन्स एंड प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कैसे वो एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं और जितनी भी सेलुलर प्रोसेसेस हैं उनको गवर्न करते हैं, इनफैक्ट हमारे फीचर्स को भी गवर्न करते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबको अफेक्ट करते हैं। ये सभी स्टडी किया जा सकता है बाय अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अंडर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एंड जो लास्ट और सबसे सिग्निफिकेंट इनका एप्लीकेशन है, दैट इज इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो भाई जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनका कॉज ही डिफेक्ट है इन दी जेनेटिक्स और दी जीन लेवल, तो उनको हम यहाँ पर डायग्नोस भी कर सकते हैं और स्टडी करने के बाद, उनको एनालाइज करने के बाद ट्रीट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल possible because of the Human Genome Project. So I hope the topic of Human Genome Project, its salient features and उसके application आपको अच्छे से समझ आए होंगे। So बच्चों, this was all for today from the chapter Molecular Basis of Inheritance. I hope आज के सेशन में हमने जो भी टॉपिक स्टडी किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।